मेरे ख्याल में एक अपनी ही एक कहानी है, अपनी दास्तान है इसकी। एक काफ़ी पुराना लतीफ़ा है जो क्लासिकल मौसीकी के हलकों में सारंगी का ज़िक्र होते ही अक्सर सुनाया जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि दो मुजरिम पकड़े गए और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई। जब वो बादशाह सलामत के सामने पेश होते हैं तो बादशाह उनसे कहते हैं कि वो उनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तो एक मुजरिम बड़ी चालाकी दिखाते हुए और जानते हुए कि सारंगी कितनी मुश्किल है कहता है कि मैं सारंगी सीखना चाहता हूँ। और जब बादशाह सलामत दूसरे मुजरिम की तरफ देखते हैं तो वो फौरन बोलता है और मैं इससे सारंगी सीखना चाहता हूँ। सारंगी बरे सगीर का एक कदीम तरीन साज़ है और जैसे कि आप उस मशहूर लतीफ़े को सुनकर समझ चुके होंगे, मुश्किल तरीन साज़ों में से एक है। मुझे गुल मोहम्मद से सारंगी सीखते हुए 2 साल हो चुके हैं और बहुत फ़ख्र की बात है कि गुल पाकिस्तान के सिर्फ 2 मौजूदा पेशावर सारंगी नवाज़ों में से एक हैं। 1 2 3 4। माँ से वापस आना साहब है। रे पावर वॉल्यूम। कल्चरी साउंड के हिसाब से जो हमारा पुराना क्लासिकल कोर म्यूज़िक था, वहाँ से ये शुरू हुई ना। कोर जो हमारा ध्रुपद गायकी थी, तो ध्रुपद गायकी में उसमें इसको ना कंपनी के लिए साथ रखते थे। बहुत पहले ये सोलो कम यानी कि बजती थी। हाँ, राजस्थान में कुछ लोग यानी कि शुरू हुए थे जो कि वो घूमते फिरते नहीं थे, यानी कि घूम फिर के म्यूज़िक बजाने वाले, है ना, जिनको हम बंजारे भी कहते थे। कभी यहाँ घूम रहे हैं वो, यानी कि इसके ऊपर ना या तो खैरात मांगा करते थे। अच्छा, ये पुराना जो इसका है, जैसे कि पंजाब में भी शायद आपने देखा होगा, गलियों में आते थे इसके ऊपर आटा मांगने के लिए। अच्छा, ये उसी वक्त का यानी कि चलता हुआ आ रहा है, ये उसी टाइम का चलता हुआ आ रहा है। तो ये ध्रुपद गायकी में इसका बहुत बड़ा वो था, इसकी कंट्रीब्यूशन था कि ये साथ संगत में ना इस्तेमाल होती थी। और उस टाइम कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, क्योंकि गाने वाला ना अपनी सपोर्ट के लिए इसे साथ रखता था। आवाज़ के बहुत ज़्यादा करीब है ना, उसकी वजह ये है कि गाने वाले को हेल्प यानी कि मिलती थी। जैसे कि उसको सांस मिल जाता था कि साथ में मेरे कोई, हम ना 2 बंदे गा रहे हैं, एक बंदा गा रहा है। अब वो 2 में ये होता है, एक लाइन उसने गाई, एक लाइन इसने गा दी, उसको सांस मिल जाता है ना। तो उस टाइम जो हमारे क्लासिकल गाने वाले थे वो अपनी सहूलत के लिए, अपना मज़ीद रिचाव के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने रिचाव के लिए वो सारंगी को साथ बिठाते थे। अमूमन सुनने में ये आता है कि सारंगी जो लफ्ज़ है ये 2 अल्फाज यानी कि सौ और रंग को मिलाकर बना है, क्योंकि इस साज़ में हमें हर किस्म का रंग नज़र आता है। कई दास्तानें हैं इसकी ईजाद के बारे में। हो सकता है कि आपको कोई बताए कि रावण ने अपने बाजू में से नस निकाल कर किसी बड़ी सब्ज़ी और लकड़ी की मदद से एक साज़ तैयार किया जिसके ज़रिए वो शिव की इबादत किया करते थे। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बताए कि एक बुज़ुर्ग फ़कीर जब किसी दरख्त की छाँव में आराम करने बैठे तो उन्हें सुरीली आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने देखा कि दरख्त की एक शाख पर किसी बंदर की सूखी अंतड़ियाँ लटक रही हैं और उनके दरमियान हवा के गुज़रने से उनसे सुर निकल रहे हैं। इन आवाज़ों से मुतासिर होकर उन्होंने उन अंतड़ियों को शाख से उतारा और दोबारा पहली कहानी की तरह उन्हें किसी बड़ी सब्ज़ी और लकड़ी पर बांध कर एक साज़ इजाद किया। जो हमारी रगी का होता है ना टोन, ये जो बकरे की आंत जो है ना, इसीलिए यूज़ की गई है। आपने देखा होगा लेलोन स्ट्रिंग भी होता है, ये लोहे का भी पीतल का भी स्ट्रिंग बजाया जाता है। वायलिन में लोहे वाला ही होता है, जो उसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। इसका साउंड सेम आपकी आवाज़ का ही टोन, आपको जैसे कोई ना रगी है, ये रगी का ही टोन है ये भी। सा रे ग मा। और इंस्ट्रूमेंट में
ऐसी फील वो नहीं आती, क्योंकि ये इसकी रेजोनेंट का एक एनवायरनमेंट साथ उसके शामिल हो रहा है सुरों के, और जो उसका साउंड सुनाई वो दे रहा है ना आपको, वो गाने का इसलिए सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है। कई सारंगी के उस्तादों ने उसको अपना घर बनाया, समझा, माना, जैसे कि उस्ताद बंधू खान, उस्ताद नथू खान और उस्ताद अल्लाह रखा। गुल के परदादा उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद की पैदाइश हैदराबाद दक्कन की है और उन्होंने वहाँ उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के साथ नवाब बहादुर यार जंग के दरबार में काफ़ी अरसा गुजारा। जब उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की वफ़ात हुई तो उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद फ़ैसलाबाद की तरफ चल पड़े। जब वो यहाँ आए तो उस्ताद सलामत अली ख़ान ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्रोड्यूसर से उनका तारुफ़ कराया, जहाँ पर फिर उन्होंने मेहदी हसन और रोशन आरा बेगम जैसे बड़े फ़नकारों के साथ संगत की। उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद के पोते उस्ताद अख्तर हुसैन ने तुफ़ैल नियाज़ी और उस्ताद सलामत अली ख़ान के साथ काम किया और फिर हारमोनियम के बड़े उस्ताद आशिक हुसैन के पास सखर आ गए। इंट्रोडक्शन इसलिए हुई कि मैं जब छोटा था, अब्बू घर में बजाया करते थे, रियाज किया करते थे, तो वो सुनते सुनते जब भी हम सुबह, अब्बू अक्सर फजर के टाइम में अब्बू रियाज किया करते थे छह सारंगी का, तो वो सुन सुन के पहले नहीं था, सिर्फ सुनते थे हाँ अब्बू बजाते हैं, तो वो हमारे घर में महफिल भी लगी रहती थी, अब्बू के दोस्त आ जाते थे, अब्बू का अलग से एक रूम था, तो वो छोटा सा था उस वक्त, तो हमारे घर में टोटली वो 2 ही रूम थे। एक रूम में हम 8 बहन भाई शिफ्ट हो जाते थे, एक रूम में अब्बू अपने यानी कि दोस्तों को लेके, उनकी क्लासें भी हो रही होती थी, कोई मेरा ख्याल है सारा दिन वहाँ पे म्यूज़िक ही चल रहा होता था। गुल अपने मामू की म्यूज़िक एकेडमी का ख्याल किया करते थे और यहीं इन्होंने ताल की तरबियत हासिल की थी। गुल के वालिद साहब अपने बच्चों को मौसीकी की तालीम देने से झिझकते थे, क्योंकि उन्होंने इस रास्ते पर बहुत सी दुश्वारियों का सामना किया था। रेडियो की एक बुकिंग 1500 रुपये से ज़्यादा आमदनी नहीं देती थी और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बुकिंग्स आया किया करती थीं। दरगाहों पर खिदमत करने से पूरी रात के 200 या 300 रुपये की कमाई होती थी। प्रैक्टिस मैंने, जब मैं यानी कि दर्जी का काम कर रहा था, मुझे शौक़ पड़ा, क्योंकि मेरे मामू एक ना टेलर मास्टर थे, तो मैं उनसे कपड़े सिलाया करता था, उनकी शॉप में जाके अक्सर बैठता था कपड़ों के चक्कर में ना, क्योंकि यार मामू के पापा ना बैठ के सिलवाता हूँ, तो उनको देख के मैंने जिस तरह से वो दुकान में वो बैठते थे, मैं उनसे इम्प्रेस हो गया था। मैंने कहा मामू मैंने दर्जी का काम सीखना है, तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। मैं स्कूल के बाद फिर मैं दर्जी ही के काम पे जाता था। मैंने काफ़ी यानी कि 3 साल किया काम। 3 साल के बाद मैंने यानी कि 3 साल में कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ मैंने बटन लगाना सीखे। वो मुझे मशीन पे बिठाते भी थे कि अच्छा तुम ऐसे करो, वो शलवार का जो नेफा होता है ना उसे बनाना, वो पूरी शलवार बनाते थे, एंड में छोड़ देते थे तुम ना ये बनाओ, वो मैं बनाता था, वो भी सीधी सिलाई नहीं लगती थी। वो मुझे डांटते थे, अबे तुम्हें 3 साल हो गए हैं, तुमसे ये एक छोटा यानी कि तुम समझते नहीं हो। फिर मैं जब अब्बू को बताया ना, अब्बू ने मुझे कहा बेटा तुम है ही नहीं इस काम के लिए। मैं तुम्हें सच्ची बात कहूँ, 3 साल अगर तुमने सारंगी पे मेहनत की होती ना, अभी तक तुम ना सही बजा रहे हो, क्योंकि मैंने अपना ऑफ समझा सीन, मेरा गाने का सीन ऑफ था ना। अब्बू जब भी यानी कि घर पे बैठे होते थे, दादी बैठी होती थी, दादी सुबह सुबह इबादत करती थी, वो मैं अस्ताइयाँ गवाती थी, वो मैं टोकती थी, अबे तू बेसुरा है, तुझे सुर का ही नहीं पता, गधे सुर नहीं पकड़ा जा रहा तुझसे, वो डांटना। तो उस यानी के चक्कर में मैं सोचता था, वो मेरा बड़ा भाई गा जाता था उनके पीछे, उसकी पिक सलाहियत अच्छी थी, मैं सुर को नहीं पकड़ पाता था, क्योंकि मेरी आवाज़ मैच नहीं होती। उसमें फिर मैं ना वो डरता था, जब भी वो गाने के लिए कहते थे मैं निकल जाता था, मैं नहीं गा रहा। ज़बरदस्ती अब्बू ने बिठाना, अब्बू ने कहना देखो ये सही है, चलो बेसुरा भी रहो। बहरहाल वो जब तक तुम ना गाते रहोगे ना, तुम खुद ब खुद वो ट्यून में आना शुरू हो जाओगे। तो अब्बू को मैंने कहा, अब्बू मैंने कराची घूमने जाना, कभी नहीं आया था मैं कराची। यहाँ पे जब मैं आया तो अब्बू को मैंने देखा, वो नापा में क्लास ले रहे थे। तो पहले दिन हम स्टेशन से सीधा नापा आए, क्योंकि अब्बू की 3 बजे अब्बू की जॉब थी, तो हम मेरा ख्याल है 2 बजे हम ना पहुँचे स्टेशन वो कैंट। वहाँ से हम बस में बैठे, तो बस से सीधा हम गए नापा। तो वहीं पे हमने मुंह भी धोया, अब्बू ने चाय मेरे लिए भी लेकर आए, हमने नाश्ता भी वहीं पर किया, बिस्किट वगैरह कैंटीन से अब्बू ने खिलाए मुझे। तो हम सीधा क्लास में गए। अब वो अब्बू के पास से वोकल स्टूडेंट थे उस टाइम ना, सारंगी का स्टूडेंट नहीं था कोई भी। अब्बू ना वोकल स्टूडेंट को वो देते थे, जो वो 2 से 5
बजे वाली क्लास होती थी, वो अब्बू वोकल की लेते थे। तो मैंने जब वो एनवायरनमेंट देखा ना पहले दिन, आधा मैं यानी कि वहीं से मैं मेंटेन शुरू हुआ, यार अब्बू माशाल्लाह, हम तो घर में अब्बू को इजी ले रहे हाँ ले रहे थे, यहाँ तो अब्बू सर 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 सारा। अच्छा उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा वो किया। शाम में अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू मुझे सारंगी सीखनी है। तो अब्बू ने बोला अच्छा तुम सीरियस? मैंने कहा बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, मैंने सारंगी सीखनी। मुझे कहा देख लो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी बहुत की है, बाबा जी ने इतनी मेहनत की थी, हमने तो, उन्होंने जितनी मेहनत की मैं नहीं कर पाया, मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने कहा नहीं अब्बू मैं कोशिश करूंगा। अच्छा तू पहुंच जाएगा मैं बच्चा था, मैंने कहा हाँ मैं कोशिश करूंगा तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले दिन मेरा नापा में हाथ रखवाया उन्होंने। घर में कोई यानी कि घर में सिर्फ वॉइस वो ट्रेनिंग होती थी, सारंगी नहीं, कभी भी हाथ नहीं लगाने देते थे, ख़राब हो जाएगी ये नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया उसको जब भी उठाना है, उसी वो दिन इसके बारे में समझाया, इसको जब भी उठाना है ऐसे उठाना है, जब भी पकड़ना है ये स्ट्रिंग इसको हाथ उस वक्त लगाना है जब ये उतरी हुई होगी, वरना इसको ज़ोर से रखोगे वो तब भी ये बिगड़ेगी। उन्होंने पहले इसकी वो तमीज़ बताई कि इस साज के साथ कैसे इसको लेके इसको उठाना कैसे, रखना कैसे। उसके बाद उन्होंने मुझे ये गज़ की प्रैक्टिस करवाई। सिर्फ आप ये गज़ है तुम्हारा, इसको आप 4-4 बीट पे खींचते रहो। वो 2 महीने 3 महीने यही करता रहा। मैं हाले के गुस्से होता था कि अब्बू मुझे आगे, अभी मुझे कहते आगे समंदर है आगे अब समंदर है, डूब जाएगा तो अभी किनारे पे ही रहे, ये किनारा है, अभी किनारे पे तैरना सीख। उसके बाद जब गट्टे पे उतारा मुझे, 1 महीना मैंने फिर वो सारे गामा जो अभी इनको भी करवा रहा था मैं पहले, यही की है। अब्बू ने मुझे, इनको तो फिर भी मैं ना पादा नीसा पे ले जाता था ना, 3-3 4-4 घंटे में सारे गामा करता था। और अब्बू कहते थे इसको टेम्पो जो है ना उसको ऊपर बढ़ाने, एक ही चीज़ के सारे गामा, इसको यहाँ लेकर आना है। यानी कि लो में, स्लो में इतना बजाओ आप। अब तो ऐसे इसकी वापसी डिसेंडिंग। मैंने ना 6 घंटे 7 घंटे प्रैक्टिस करता था। हमारी ये शुरुआत की जो होती है वो तो तालीम होती है, वो गज़ का बैलेंस बनाने की होती है। उसके बाद हम ना गटा शामिल करते हैं, इसे हम गटा कहते हैं, फिंगर्स। ये गटा है, ये गज़ होता है। पहली प्रैक्टिस हमने गज़ की करनी होती है, उसके बाद गटे की करनी होती है। फिर ये गज़ गटा जब आपका हो गया, फिर इन दोनों को मिला लेना है, जिसको हम कहते हैं गज़ गटा। तीसरी प्रैक्टिस वो होती है सारे गा मा, इसमें गज़ भी और गटा भी दोनों चल रहे हैं। ठाटों से बनते हैं राग। मेन चीज़ यानी कि ठाट एक समंदर है जिसमें से बहुत सारे दरिया, नहरें, नदियां वो निकलती हैं, वो राग है। तो मेन चीज़ है ठाट। मुझे एक जज्बा मेरे अंदर आ गया था, वो नापा का एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल भी आपको बड़ा वो करता है। मुझे ये था, वहाँ पे वेडनेसडे की होती थी क्लास जिसमें आपने परफॉर्म करना होता था। पूरा हफ्ता आप क्लासें अटेंड करो। वेडनेसडे को परफॉर्म करने के चक्कर में ना पूरा हफ्ता मैं ना रात भर भी बैठा रहता था कि रात को अब्बू सो जाते थे। अब्बू सोए हुए मुझे कहा अबे सो जा यार तो अदा भी बन गया हाँ बस सही है, मौसीकी हो गई, अब सुबह उठ के करियो। वो फिर कहते थे, मुझे ये होता था कि मुझे लालच होती थी कि मैं कल वहाँ जाऊँगा तो सब लोग स्टूडेंट बैठे होंगे, मैं गलत बजाऊँगा, जाहिर बात है उस दिन भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। गुल बहुत से ऐसे फ़नकारों को जानते हैं जो इस पेशे को छोड़कर रोज़ी रोटी कमाने के दूसरे ज़राए ढूंढ चुके हैं। गुल की अपनी मौसीकी उनकी आमदनी का सिर्फ 15% हिस्सा रखती है, बाकी आमदनी स्कूल में पढ़ाने से होती है। मगर इसका एक संगीन नतीजा ये है कि वो दिन में मुश्किल से 2 से 4 घंटे का रियाज़ कर पाते हैं, जो कि सबसे अहम चीज़ है।